प्यारे साथियों, जय हिंद। क्या हाल चाल है आप सभी लोगों का। आशा करते हैं कि आप सभी लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और साथ ही साथ जबरदस्त होंगे। प्यारे साथियों, आज के इस वीडियो में हम सभी लोग उत्तर प्रदेश डीएलएड के यानी बीटीसी के चौथे सेमेस्टर का प्रीवियस ईयर पेपर हल करने वाले हैं और यह पेपर सन 2022 का है। सन 2022 में किस प्रकार से प्रश्न आपके चौथे सेमेस्टर में पूछा गया था, उन सभी को हम इस वीडियो के माध्यम से समझेंगे, जानेंगे और देखेंगे। तो चलिए देखते हैं आज का पहला प्रश्न। कहता क्या है कि एक घटना की प्रायिकता 4/7 है, तो इसका प्रतिकूल संयोगानुपात क्या है। तो प्यारे साथी, आप इसको पहले लिखोगे, इसको लिखोगे कि वस्तुनिष्ठ प्रश्न। आप क्या लिखोगे? वस्तुनिष्ठ प्रश्न। आप सबसे पहले इसे लिखोगे वस्तुनिष्ठ प्रश्न लिखोगे, लिख लोगे, वस्तुनिष्ठ प्रश्न लिख लोगे। अब ध्यान देना, इसके बाद आपको लिखना है प्रश्नोत्तर संख्या। प्रश्नोत्तर संख्या 1 लिखना है। प्रश्नोत्तर संख्या 1 लिखना है। इसके बाद आपको क्या लिखना है, ध्यान रहे, प्रश्नोत्तर संख्या 1 के बाद आपको लिखना है कि इसका उत्तर क्या होगा। 4/7 का प्रतिकूल संयोगानुपात क्या होगा, तो 3/2 होगा। इसके लिए ऑप्शन नंबर यानी उत्तर ए होगा, जो होगा क्या, 3:2 होगा। बात समझ गए ना। अब बात समझते हैं, चलते हैं दूसरे प्रश्न की ओर। प्रश्न संख्या 2 के बारे में चर्चा करते हैं और 2 क्या कहता है इसे समझते हैं। कहता है कि 1 माइनस, क्या दिया गया है, 1 माइनस साइन स्क्वायर ए 1 प्लस टेन स्क्वायर ए का मान निम्न में से किसके बराबर है। यानी साइन ए के, साइन 0 के, साइन 90 के, साइन 45 के, किसके बराबर है। तो देखना क्या दिया था, 1 माइनस साइन स्क्वायर ए और दिया है 1 प्लस टेन स्क्वायर ए। 1 प्लस टेन स्क्वायर ए किसके बराबर है, तो इसे आपको सरल करना होगा। चलो देखते हैं। 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा बराबर होता है कास स्क्वायर ए। चलो क्या लगाएंगे, कास स्क्वायर ए लगाएंगे और गुणे में 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा बराबर होता है सेक स्क्वायर ए होता है। बात समझ जाएंगे। अब देखिएगा कि जो कॉस स्क्वायर ए है, कॉस स्क्वायर ए यही रहेगा। बात समझ गए ना, कॉस स्क्वायर ए यही रहेगा। कॉस स्क्वायर ए रहने दिया जाए, गुणे में सेक स्क्वायर थीटा को 1 कॉस स्क्वायर ए लिख सकते हैं। कॉस से कॉस कट जाएगा, रह जाएगा 1। अब ये बताओ 1 बराबर किसके होता है, तो भैया साइन 90 के बराबर होता है 1। साइन 90 बराबर 1 होता है। इसलिए दूसरे प्रश्न का उत्तर आप क्या लगाओगे, साइन 90 लगाओगे। क्या लगाओगे भैया, साइन 90 लगाओगे। क्या लगाने वाले हो, साइन 90 सवाल का उत्तर। क्या बात समझ जाएंगे। चलिए तीसरा प्रश्न देखते हैं। प्रश्न संख्या 3 कहता है, ध्यान दीजिए, कह रहा कि 3 मीटर 4 मीटर एवं 5 मीटर नापों के घनाभाकार गिफ्ट के पैकेट को पूरा ढकने के लिए न्यूनतम कपड़े की आवश्यकता होगी। वह न्यूनतम कपड़ा बताइए जिसके माध्यम से इसे क्या किया जा सकता है, ढका जा सकता है। तो चलिए समझते हैं, हम सभी लोग समझते हैं। अब देखिए क्या कह रहा है, 3, 4, 5 मीटर नापों का एक घनाभाकार बॉक्स है, टुकड़ा है, जो भी समझिए, अब उसे पूरा ढकना है। तो न्यूनतम कपड़ा, एक ऐसा घनाभ के आकार का बॉक्स है, 3 मीटर 4 मीटर लंबा, 3, 4 और कितना, 3, 4 मीटर और 5 मीटर नाप का है। लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई होती है ये 3, 4, 5। इसे पूरी तरह ढकने के लिए कम से कम कितने कपड़े की आवश्यकता होगी। तो प्रश्नोत्तर संख्या 3 में हम लोग समझेंगे कि
उस घनाभ के आकार का क्षेत्रफल। हम घनाभ के पृष्ठीय क्षेत्रफल को जानेंगे। क्या जानेंगे? घनाभ के पृष्ठीय क्षेत्रफल। 3 मीटर, 4 मीटर और 5। तो आप ऐसे कह सकते हैं घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल। क्या लिख रहे हैं आप? पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल का सूत्र क्या होता है आपको पता अगर है तो यह सवाल आपका तुरंत बन जाएगा। देखो होता क्या है, 2 लंबाई चौड़ाई प्लस एल बी बी एच प्लस में एच एल। अब देखो 2 लंबाई में क्या है 3, चौड़ाई में 4 प्लस में फिर क्या है चौड़ाई 4, ऊंचाई में 5, फिर ऊंचाई क्या है 5, तो लंबाई क्या है 3, बस 4 तिया 12। देखो 4 तिया 12 धन 4 पंचे 20 प्लस 5 तिया 15। अब इन्हें आप जोड़ोगे तो 20 10 30 10 40 7 47 दूना 94। 94 वर्ग अगर मीटर दिया होगा मीटर, अगर सेंटीमीटर दिया होगा तो सेंटीमीटर। तो भैया ये क्या है वर्ग मीटर। सवाल का क्या हो गया आपका उत्तर कितना? 94 वर्ग मीटर सवाल का उत्तर। ऑप्शन में क्या लगाओगे? ऑप्शन नंबर क्वेश्चन संख्या 3 का उत्तर क्या हो जाएगा? तो उत्तर जो है 94 और ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा, जिसे आपको सवाल के रूप में उत्तर के रूप में बनाकर देना होता है। तो चलते हैं हम अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न आपका कहता है क्वेश्चन संख्या 4 क्या है इसे जरा देखते हैं। देखिए क्वेश्चन संख्या 4 आपका दिया है, यदि अंडर रूट 2 की घात n बराबर 64 हो तो n का मान बता दो। बहुत आसान, बहुत आसान। क्या कहता है 2 पावर n अंडर रूट में बराबर में क्या दिया है 64। तो फाइंड आउट वैल्यू ऑफ n, यानी n का मान ज्ञात करना है। मैं अब आपको बता दूं ये वर्ग हटेगा या आप इसे समझ सकते हो 2 टू दी पावर n बाई 2, क्योंकि आपको मैं बता दूं अंडर रूट में x लिखा है, इसका मतलब x की घात 1/2 होता है। तो x 2 की घात 1/2 और गुणे में n हो गया। इस 64 को आप लिख सकते हो 2 की घात 6। देखो 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2, 2 दुना 4 दुना 8 दुना 16 दुना 32 दुना 64। अब देखो आधार समान होंगी तो घातें बराबर हो जाएंगी। n/2 बराबर में क्या हो जाएगा 6। तो n बराबर क्या हो जाएगा 6 दूनी 12 सवाल का क्या हो जाएगा उत्तर हो जाएगा। इतनी बात समझ में आ जाएगा। तो प्रश्न संख्या 4 का उत्तर क्या होगा? प्रश्न संख्या 4 का उत्तर n बराबर क्या होने वाला है? n बराबर आपका क्या होने वाला है 12 सवाल का उत्तर होने वाला है। n बराबर 12 क्या होने वाला है? सवाल का आपका उत्तर होने वाला है। और आपको लिखना है प्रश्न उत्तर संख्या 4 का ऑप्शन नंबर डी, उत्तर क्या है 12 है। अगला सवाल आप देखेंगे, कहता है एक समचतुर्भुज। क्या है? एक समचतुर्भुज के विकर्णों की लंबाई 8 सेंटीमीटर, 6 सेंटीमीटर और इसका परिमाप आप ज्ञात करना है। देखो एक समचतुर्भुज ले लेते हैं हम सभी लोग, एक समचतुर्भुज ले लेते हैं और जब समचतुर्भुज ऐसा चतुर्भुज होता है जिसकी सभी भुजाएं बराबर होती हैं। क्वेश्चन संख्या क्या है भैया 5, और जिसकी सभी भुजाएं आपस में बराबर हो तो क्या कहलाता है वो समचतुर्भुज। अब आप समझिए, अब आप समझिए, आप समझेंगे तो देखिए कह रहा है इसके एक विकर्ण, जो दोनों विकर्ण है, एक विकर्ण 8 है और दूसरे कितने हैं? दूसरा 6 सेंटीमीटर। दोनों विकर्ण 8 सेंटीमीटर और 6 सेंटीमीटर, एक 6 सेंटीमीटर का है और एक 8। अब इसमें कुछ गुण होते हैं, प्रकृति होती है। समचतुर्भुज के दोनों विकर्ण आपस में एक दूसरे को 90 अंश पर विभाजित करते हैं। समचतुर्भुज के दोनों विकर्ण आपस को 90 में विभाजित करते हैं और बराबर बराबर भागों में भी विभाजित करते हैं। अब ये बताओ 8 है तो ये कितना हो जाएगा? यहाँ से यहाँ 4, अगर ये पूरा 6 है तो यहाँ से यहाँ कितना हो जाएगा? 3। अब ये 90 डिग्री है तो ये 4 है, ये 3 है, जबकि ये समकोण है और समकोण में एक नियम काम करता है। समकोण में नियम काम करता है कर्ण का स्क्वायर बराबर आधार का स्क्वायर धन लंब का स्क्वायर। आप हिंदी में लिखेंगे क्योंकि आपको लिखित पेपर देना है, तो कर्ण का वर्ग बराबर क्या लगाओगे? आधार का वर्ग धन लंब का वर्ग। आधार देखो कितना मान लो 3 का वर्ग और लंब 4 मान लो 4 का वर्ग। 3 त्रिका 9 और 4 चौके 16, 16 9 क्या हो जाएगा 25।
अब देखोगे कर्ण का वर्ग, वर्ग का उल्टा वर्गमूल हो जाएगा, अतः कर्ण का मान क्या हो जाएगा 5 सेंटीमीटर। अब ये कर्ण मतलब ये वाली भुजा 5 सेंटीमीटर होगी। चूंकि आपको परिमाप बताना है तो परिमाप बराबर क्या होने वाला है भाई, समचतुर्भुज का परिमाप हो या किसी भी चतुर्भुज का परिमाप हो, सभी भुजाओं का योग उस चतुर्भुज का क्या होता है परिमाप होता है। वैसे यहाँ सभी भुजाएं समान हैं, इसलिए इसका परिमाप क्या होगा 4a होगा, यानी 4 गुने भुजा होगी। 4 पंचे 20 सेंटीमीटर सवाल का उत्तर हो जाएगा। क्या हो जाएगा भैया 20 सेंटीमीटर सवाल का उत्तर हो जाएगा। यह रहा प्रश्न संख्या 5। अब देखिए आपने पूरे वस्तुनिष्ठ प्रश्नों को क्या कर लिया है, हल कर लिया है। किसको हल किया है, आपने वस्तुनिष्ठ प्रश्नों को हल कर लिया है। अब हम किसे हल करने वाले हैं, अब हम सभी लोग अति लघुत्तरीय प्रश्न हल करने वाले। क्या हल करने वाले भैया, अति लघु उत्तरीय प्रश्न हल करने वाले हैं। क्या ये बात समझ में आ जाएगा। अब हम सभी लोग अति लघुत्तरीय प्रश्न हल करने वाले हैं और अब प्रश्नों की संख्या क्या होने वाली है, 6 होने वाली है। तो चलिए समझते हैं। अति लघुत्तरीय प्रश्न में पहला प्रश्न आप देखते हैं। पहला क्या दिया है इसे आप समझिए। पहला आपको दिया गया है, ध्यान दीजिए, कि यदि किसी घनाकार गड्ढे का आयतन 13.824 घन मीटर हो तो उस गड्ढे की गहराई ज्ञात कीजिए। अब एक आयतन दिया गया है, किसी घनाभाकार गड्ढे का आयतन 13.824 है भैया, 13.824 है। अब देखो घनाभ का आयतन क्या होता है, घनाकार है, घनाकार का आयतन क्या होता है आप ये समझ लो। तो इसका आयतन होता है कि भुजा की 3 घात 13.824, घन का उल्टा घनमूल हो जाएगा। और जैसे ही ए आप ज्ञात करोगे उसकी गहराई हो जाएगी, चाहे उसकी चौड़ाई समझ लो चाहे उसकी ऊंचाई समझ लो। अब 13.824 क्या है, उस घनाकार बॉक्स का क्या है, आयतन है। क्या है, आयतन। घनाकार है ना, गड्ढे की गहराई ज्ञात हो जाएगी। तो आपको करना क्या है, इसका घनमूल निकालना। तो घनमूल निकालने के तरीके मैंने आपको बताए हैं ऑफलाइन क्लास में भी और ऑनलाइन क्लास में भी। देखो घनमूल कैसे निकाला जाता है, 3 अंक काट दो। 4 कब आता है, 4 किस संख्या के घन में आता है, तो 4 चौक 16 चौका 64, यानी यहाँ 4 हो गया। 3 अंक काट दो। अब ये देखो किस संख्या के घन से जाता, तो भैया 2 के घन से जाता। 2 दूना 4 दूना 8, अगर हम 3 ले लें तो ज्यादा हो जाएगा। अब 3 अंक पे दशमलव है तो बस 1 अंक पे दशमलव, यानी भुजा बराबर क्या हो जाएगी 2.4 सेंटीमीटर सवाल का उत्तर हो जाएगा। 2.4 मीटर है तो उत्तर किस में आएगा, मीटर में आएगा। इसे जरूर आप ध्यान देना, इसे जरूर आप ध्यान देना, वरना आपका उत्तर लगाने के बाद भी गलत हो जाएगा। मीटर रहेगा तो मीटर में, सेंटीमीटर रहेगा तो सेंटीमीटर में। बात समझ में आ जाएगी। इस प्रकार से आप हल करोगे। ये रहा प्रश्नोत्तर संख्या 6। चलते हैं हम सभी लोग प्रश्नोत्तर संख्या 7 पर चलते हैं। प्रश्नोत्तर संख्या 7 क्या कहता है कि 2 सिक्के एक साथ उछाले जाते हैं, ऊपर शीर्ष न आने की संभावना का प्रतिशत ज्ञात कीजिए। तो देखिए ऊपर शीर्ष न आने की संभावना का प्रतिशत होता है 1, और कुल कितने फलक बने 4, और प्रतिशतता ज्ञात करनी है तो आपको क्या करना है, आपको 100 से गुणा करना है। प्रतिशतता ज्ञात करनी है तो आपको 100 से गुणा करना है। 4 25 में 100 यानी 25% है। ऊपर जो है, ऊपर के फलक पर शीर्ष न आने की, देखिए कह रहा है शीर्ष न आने की जो संभावना है वो कितने प्रतिशत है, 25%। अब चलिए अगले प्रश्न में कह रहा यदि a बराबर 60 अंश हो तो साइन a माइनस कॉस a का मान ज्ञात कीजिए। चलिए हम सभी लोग अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। प्रश्न संख्या 8 पर चलते हैं। प्रश्न संख्या 8 क्या कहता है इसे ध्यान दो। कह रहा कि यदि a बराबर 60 अंश हो तो साइन
साइन ए माइनस साइन 60 सॉरी ए साइन ए, देखो क्या दिया भाई, देख लो एक बार अच्छे से कंफर्म कर लो। साइन ए माइनस कॉस ए का मान है किसका, साइन ए माइनस, मैं ए ही रखता हूं, साइन ए माइनस कॉस ए का मान आपको क्या, ये बताओ साइन ए की जगह क्या रख सकते हो 60, कॉस ए की जगह क्या रख सकते हो 60, ये बताओ साइन 60 का मान होता है √3/2, ये याद रखना है आपको, माइनस साइन का 60 का मान होता है 1/2, साइन 0 बराबर 0, साइन 30 बराबर 1/2, साइन 45 बराबर 1/√2, साइन 60 बराबर √3/2, साइन 90 बराबर 1 होता है। उसी प्रकार कास का भी मान होता है, पलटकर होता है। अब आधार समान है तो हर समान है तो अंश जुड़ या घट जाएंगे, तो यहाँ माइनस है तो घट जाएगा और उत्तर आपका आ जाएगा कि √3 - 1/2। प्रश्न संख्या 8, बोलो समझ में आ जाएगा, समझ में आ जाएगा, हल कर ले जाएंगे, बिल्कुल हल कर लीजिए। चलते हम सभी लोग प्रश्न संख्या 9 की ओर चलते हैं। प्रश्न संख्या 9 कहता है कि इसका गुणनखंड कीजिए। किसका गुणनखंड करना है, ध्यान दीजिए, x² - x - 6 का गुणनखंड कीजिए। तो देखिए x² - x - 6 का गुणनखंड करना, क्या करना भैया, गुणनखंड करना है। अब ध्यान दीजिए, इसके गुणनखंड के लिए आपको x² - 6 लिखना होगा। अब देखो 3 दूनी 6, 3x और 2x, 3 माइनस है, 2 क्या कर देते हैं प्लस, तो 3x 2x माइनस 1x और 3 दूनी 6 -6 हो जाएगा। यहाँ पर आप x कामन ले लो, यहाँ रह जाएगा x, यहाँ x कामन हुआ तो रह गया -3, यहाँ पर +2 कामन ले लें तो रह जाएगा x और -2 3 6। अब देखो कि दोनों पदों में x -3 कामन है और अगले में x +2 कामन हो जाएगा, बन जाएगा ब्रैकेट, x -3 कामन हो गया, x +2 ये हो गया अगले ब्रैकेट में। यहाँ तक बात समझ में आ जाएगी, तो इसे आप हल कर लेंगे। ये बात समझ में आ जाए तो स्क्रीनशॉट भी ले लें। अगर हम चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, प्रश्न संख्या 10 की ओर चलते हैं। प्रश्न संख्या 10 की ओर चलते हैं। प्रश्न संख्या 10 आपका क्या कहता है, समझिए। कह रहा है एक आयताकार कार सीट, एक आयताकार सीट है, आयताकार सीट का क्षेत्रफल 480 वर्ग सेंटीमीटर है, इसकी चौड़ाई 12 सेंटीमीटर है, तो सीट का क्या ज्ञात करना है, परिमाप ज्ञात करना है। तो ध्यान दीजिए, सीट का परिमाप, आयताकार सीट का क्षेत्रफल दिया गया है, क्वेश्चन संख्या आपका है 10 और आयताकार सीट है, कोई आयत है। अब आयत है तो आयताकार सीट का जो क्षेत्रफल दिया है वो 480 वर्ग, क्या दिया भैया, 480 वर्ग सेंटीमीटर है और चौड़ाई 12 दी है, वर्ग सेंटीमीटर है और चौड़ाई ये वाला 12 सेंटीमीटर है। तो देखो आपको लंबाई ज्ञात करनी पड़ेगी, क्या ज्ञात करनी पड़ेगी, लंबाई। तो भैया आयत का क्षेत्रफल लिख लो, आयत का क्षेत्रफल बराबर होता है लंबाई गुणे में चौड़ाई, लंबाई अच्छा क्षेत्रफल लंबाई गुणे में चौड़ाई बराबर 480, आप ऐसे लिख लेना। अब देखो चौड़ाई आपको 12 दिया है तो यल गुणे में क्या लिखने वाले हो आप, यल गुणे में 12 बराबर 480, 12 गुणे में 12 बटे में यल का मान 12 चौक 48 यानी 40। अब ये देखो आ गया लंबाई, और आपको क्या ज्ञात करना है सवाल में, परिमाप ज्ञात करना है। तो परिमाप बराबर क्या होता है, 2l + b होता है। 2l का मान कितना है जरा देखो, 40 आपने निकाला है और b कितना है 12, 40 12 52 और गुणे में पहले से 2 है, तो कुल मिलाकर 104 सेंटीमीटर सवाल का क्या होने वाला है, उत्तर होने वाला है। प्रश्न संख्या 10 आपको समझ में आ गया होगा, प्रश्न संख्या 10 आपको समझ में आ गया होगा तो स्क्रीनशॉट ले लें, स्क्रीनशॉट ले लें, आप वीडियो को पुश करके स्क्रीनशॉट ले लें। चलते हैं प्रश्न संख्या 11 की ओर। प्रश्न संख्या 11 आपका क्या कहता है, इसे समझते हैं।
कह रहा है कि एक वृत्त का परिधि 22 सेंटीमीटर है, वृत्त की त्रिज्या ज्ञात करिए। एक वृत्त है जिसकी परिधि 22 सेंटीमीटर, और वृत्त के बारे में आप सभी लोग जानते हैं, वृत्त है जिसकी परिधि 22, परिधि मतलब ये वाला भाग, ये कितना है 22 सेंटीमीटर। तो एक काम कर लेते हैं, पहले हम वृत्त की परिधि के बारे में जान लेते हैं। वृत्त की परिधि, बात समझ रहे हैं क्या भैया, परिधि, परिधि बराबर 2 पाई r, और ये बराबर कितना दिया है 22। अब देखो r का मान आ जाएगा, 2 गुणे में है बटे में आ जाएगा, पाई भी कहाँ आ जाएगा, बटे में आ जाएगा, ठीक है ना। अच्छा पाई का मान रख देते हैं, पाई का मान 22/7, तो यहाँ पाई का मान 22/7 तो 7/22 हो जाएगा। ये बात समझ गए ना, परिधि 22 है तो 2 पाई r बराबर क्या है 22 है, 2 बटे में पाई का मान 22/7 तो 7/22, 22 से 22 कट गया, रह गया 7/2, क्या आ गया, त्रिज्या आ गए। अब क्या कहता है, कहता क्या है इसे समझ लो, वृत्त की त्रिज्या ज्ञात करो। वृत्त की त्रिज्या ज्ञात करना है, तो भैया वृत्त की त्रिज्या तो आपने ज्ञात ही कर लिया है, वृत्त की त्रिज्या r बराबर 7.2 यानी 3.5 सेंटीमीटर, सवाल का उत्तर हो जाएगा। ये हो गया आपका अति लघुत्तरीय प्रश्न। अब आप क्या हल करने वाले हो, अब आप लघुत्तरीय प्रश्न हल करने वाले हो। क्या हल करने वाले हो, लघुत्तरीय प्रश्न हल करने वाले हो। और लघुत्तरीय प्रश्न में आपको क्वेश्चन संख्या क्या हल करना है, 12 नंबर। अब बताइए अति लघुत्तरीय आएगा, और ये सारी बातें बता दी गई हैं पिछले ही वीडियो में, क्यों कौन सा प्रश्न कितने अंक का होगा और कितने प्रश्न आएंगे। देखो लघुत्तरीय प्रश्न में आप चर्चा करोगे तो पहला सवाल है, कह रहा कि एक शंकु की तिर्यक ऊंचाई 10 सेंटीमीटर है और त्रिज्या 6 सेंटीमीटर है, तो शंकु का आयतन ज्ञात कीजिए। तिर्यक ऊंचाई 10 सेंटीमीटर दिया, तो चलिए हम समझते हैं, ना समझ में आए तो बताना। एक शंकु है, क्या है भैया, शंकु है, क्या है, शंकु है, शंकु जिसकी तिर्यक ऊंचाई दी गई है, कितना दिया गया है 10 सेंटीमीटर, और इसकी त्रिज्या 6 सेंटीमीटर है, यानी r बराबर, कह रहा है इसका आयतन। तो ध्यान दो, शंकु का आयतन कैसे निकाला जाता है, शंकु का आयतन बराबर होता है 1/3 पाई r स्क्वायर h। ध्यान दो, 1/3 पाई r स्क्वायर h, ये ज्ञात करना है आपको। और बताओ, आपको r का मान दिया है, ऊंचाई नहीं दी है, तो ऊंचाई आपको क्या करना होगा, ज्ञात। अब बताओ ये 10 सेंटीमीटर और यहां पर क्या बना रहा है, एक शंकु बना रहा है, तो शंकु में ऊंचाई बराबर कैसे निकालते हैं, कर्ण का स्क्वायर यानी 10 स्क्वायर, आधार का स्क्वायर यानी 6×6 = 36, लंब हम मान लेते हैं h का स्क्वायर, 36 आके इधर गड़ जाएगा तो 10 - 36 बराबर 64, और यहाँ हो गया h स्क्वायर, वर्ग का उल्टा वर्गमूल, तो h बराबर क्या हो गया 8 × 8 = 64 यानी 8 आ गया, h बराबर 8 आ गया, तो r बराबर 6। तो चलो यहाँ रख दो 1/3, और पाई का मान 22/7 रख दो, या रहने दो पाई के रूप में ही, पाई के रूप में ही रहने दो, पाई हो गया। और r के रूप में आपने क्या लिखा है, 6 × 6, और ऊंचाई आपकी कितनी आ गई, तो ऊंचाई 8 आ गई, 3 दूनी 6। अब देखो 6 दूनी 12 8 12 8 96, 6 8 48 दूना 96, पाई और क्या दिया था सेंटीमीटर, तो आप लिखोगे वर्ग सेंटीमीटर। इसके बाद आप लिख सकते हो पाई का मान 22/7 लिखकर 22 का 96 से गुणा बटे में 7 से भाग देकर भी मान दे सकते, वरना अगर आपने यही दिया है तो आपका नंबर कटेगा नहीं, आपको नंबर मिलेगा। बात समझ गए ना। अब चलते हैं हम सभी लोग प्रश्न संख्या 13 की ओर चलते हैं। प्रश्न संख्या 13 क्या कहता है इसे कह रहा नवीन एक 11 सेंटीमीटर लंबे और 4 सेंटीमीटर चौड़े आयताकार कागज को लंबाई के अनुदिश मोड़कर, लंबाई ऐसे होती है 11, लंबाई क्या है 11, इसी के अनुदिश मोड़कर, ऐसे मोड़कर यानी नीचे वृत्त बनेगा। देखो मोड़कर दोनों सिरों को जोड़कर बेलन बनाता है, तो बेलन ऐसे बनता है,
बात समझ गए ना, बेलन बनाता, बेलन का आयतन ज्ञात करो। तो चलो बेलन का आयतन ज्ञात किया जाता है। देखो एक कागज का टुकड़ा ऐसा है, कैसा है, ऐसा कागज का टुकड़ा है, और ये कितना है 11 सेंटीमीटर है, और ये कितना है 4 सेंटीमीटर। लंबाई और चौड़ाई दिया है 11 और 4, चौड़ाई 11 और लंबाई, कह रहा लंबाई के अनुदिश ऐसे मोड़ा गया और क्या बना दिया गया, बेलन बना दिया। तो नीचे वाला भाग जब गोल हो गया तो ये हो गई परिधि। अब ये परिधि हो गई तो भैया वृत्त, नीचे परिधि बराबर हम कह सकते हैं वृत्त की परिधि या बेलन के आधार की परिधि कह सकते हैं, जो है क्या 2 पाई r बराबर किसके 11 के। तो यहाँ देखो 2 बटे में आ जाएगा, पाई का मान 22/7 तो 7/22 हो जाएगा और त्रिज्या रह जाएगी 11 दूनी 22 तो 7 बटे में 7 दूनी 2 दूना 4 त्रिज्या। कह रहा बेलन का आयतन, और अच्छा ऊंचाई आप क्या रखोगे, ऊंचाई 4 ही रखोगे। तब बेलन का आयतन क्या हो जाएगा, बेलन का आयतन बराबर होता है पाई आर स्क्वायर एच। पाई का मान क्या होगा 22/7 और त्रिज्या आर के रूप में 7/4 गुणे में 7/4 लगाओगे, 7/4 गुणे में 7/4, और ऊंचाई आपने क्या देखा तो 4 देखा। अब देखो 7 से 7 गया, 4 से 4 गया, 2 दूनी 4, 2 11 में 22, 11 सते 77/2 और 77/2 मतलब 2 तिया 6 1 7, 2 तिया 6 1 7, 2 8 16, बात समझ गए ना, 2 8 16 1 17, 2 8 16 1 17, 2 पंचे 10, 38.5 वर्ग सेंटीमीटर इसका आयतन हो जाएगा। समझ में आ जाएगा, 38.5 वर्ग सेंटीमीटर आयतन। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं, प्रश्न संख्या 13 की ओर चलते हैं। थोड़ा स्पीड में है भैया, आपको इसी हिसाब से लगाना है, तभी तो आप 1 घंटे के अंदर हल कर पाओगे, वरना आप नहीं हल कर पाओगे। क्वेश्चन संख्या 13 नहीं 14 होना चाहिए, क्योंकि भैया 14 की तरफ हम लोग चल रहे हैं। 14 कह रहा नीचे दी गई सारणी की संचयी बारंबारता ज्ञात करते हुए माध्यिका ज्ञात कीजिए। तो इस प्रश्न को आपको पिछले वीडियो में समझाया गया है। पिछला वीडियो यदि आप अच्छे से देख डाले होंगे तो ये प्रश्न तेजी से लगा पाएंगे, और इस प्रश्न को हम बताएंगे भी नहीं। अगर आपको नहीं आ पा रहा है इस समय तो आप वीडियो जाकर, है ना, वीडियो में पिछले वीडियो में इसको सर्च करेंगे किस वीडियो में है, और उसको देखकर तैयार करेंगे और लगाएंगे। चलिए हम सभी लोग अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। प्रश्न संख्या 15 कहता है, प्रश्न संख्या 15 में कहता हुआ छोटी से छोटी संख्या प्राकृतिक संख्या ज्ञात कीजिए जिसे 19, 44, 99 में से घटाने पर भागफल एक पूर्ण वर्ग हो जाए। तो ध्यान दीजिए 19, 44 और क्या भैया 19, 44 और 99, 19, 44 और 99 में से घटाया जाए, तो ऐसे प्रश्न को भाग विधि से हम सेट करते हैं। ठीक है ना, यहाँ देखो 4 रखेंगे, 4 चौक 16, ऐसी संख्या रखेंगे पहले जोड़े से ज्यादा ना होने पाए। तो 4 चौके 16, 16, 19 - 16 बराबर 3, अगला जोड़ा उतार लेंगे 4 4, इस 4 को लाकर जोड़ देंगे तो 4 4 8 हो गया। अब देखो कितनी बार जाएगा, मुझे लगता है 4 बार फिर जाएगा, क्योंकि यहाँ 4 × 32, 4 चौक 16, 6 हासिल 1, 4 × 32 1 33, 14 में से 6 गए 8, यहाँ खत्म, यहाँ 99 उतार लेंगे। अब देखो यहाँ लाकर 4 फिर जोड़ देंगे तो 88। अब देखो एक बार जाने वाला है तो 881 लिख दो, 9 में से 1 गया हो जाएगा 8, 9 में से 1 गया 8, और यहाँ 9 में से 8 गया 1, यानी 18 घटा दिया जाता। आपको लिखना होगा क्या, 18 घटाने पर प्राप्त संख्या एक पूर्ण वर्ग होगी। क्या होगी, ये एक पूर्ण वर्ग होगी। क्या ये बात समझ गए ना, एक पूर्ण वर्ग होगी। इतनी बात आपको समझनी है। प्रश्न संख्या ये क्या था भैया 15, क्या था 15 था, इसे आप नोट करोगे, क्या नोट करोगे 15। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं, प्रश्न संख्या 16। क्या ये समझ में आ जाएगा,
समझ में आ जाएगा तो नोट कर लीजिएगा। प्रश्न संख्या 16 की ओर चलते हैं हम सभी लोग। 16 क्या कहता है कि समीकरण 12x स्क्वायर माइनस 11x माइनस 15 को हल कीजिए। कह रहा कि भैया 12x स्क्वायर माइनस 11x और जो है प्लस में 15 है, माइनस में 15 बराबर 0 है, प्लस में 15 बराबर 0 है, इसे आपको हल करना है। क्या है भैया? ये सारा समीकरण, सारा माइनस है, माइनस 15 है, इसे सरल करना है, हल करना। एक काम कर लेना, इसे 12x स्क्वायर लिख लो, इसे 15 लिख लो, बराबर में 0 कर लो। अब देखो 15 ऐसा 12 गुणे 15 बराबर 180 होता है, और हम कहें कि 2 नवा 18 यानी 20 नवा भी 180 होता है, तो हम लिख देते हैं 20x और माइनस में 9x, इसे माइनस कर देते हैं और इसे प्लस कर देते हैं। ठीक है, अब देखो यहां से कॉमन ले लो। क्या कॉमन ले लो? 4x कॉमन ले लो, तो 4 तियां 12 और यहां रह जाएगा x, माइनस 4 पंचे 20 और x कॉमन हो गया तो रह गया क्या? 5। यहां से प्लस 9 कॉमन ले लो तो क्या बचेगा? 3 कॉमन लो, 9 नहीं भैया 3 कॉमन लेना, और बचेगा क्या? 3x माइनस 3 5 15 बराबर 0। एक ब्रैकेट में क्या लिखोगे? 3x माइनस 5, और दूसरे ब्रैकेट में जो बाहर है उसे लिख लेंगे। क्या लिख लेंगे? 4x और प्लस में क्या रख लेंगे? 3 बराबर में 0। अब ध्यान देना कि x 3x माइनस 5 बराबर 0, तो x बराबर क्या होने वाला, इसे समझो। इसे समझना है कि 3x बराबर क्या हो जाएगा? 5, 3 बटे में आ जाएगा, तो यानी x बराबर क्या होगा? 5 बटे 3 हो जाएगा। यहां पर देखना 4x प्लस 3 बराबर 0, तो 4x बराबर क्या होगा? माइनस 3, और x बराबर देखेंगे तो माइनस 3 बटे 4 होने वाला। ठीक है ना, बात समझ गए? अतः x का मान क्या होने वाला? 5 बटा 3 या माइनस 3 बटा 4। ठीक है ना, बात समझ में आ जाएगा? इस प्रकार से इसे क्या करेंगे? आप हल करेंगे। ये रहा आपका प्रश्न संख्या कितना? 15 वाला। इसका भी स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अगला प्रश्न होगा कि 5 वर्ष पहले पिता की आयु अपने पुत्र के आयु की 3 गुनी थी। तो देखिए 5 वर्ष पहले, तो देखो 5 वर्ष पहले हम लिख देते हैं, 5 वर्ष पहले पुत्र और पिता। ध्यान देना, अगर पुत्र 1 साल है तो पिता कितने साल का होगा? 3x। अब ऐसी बात है तो हम वर्तमान आयु भी निकाल लेंगे। क्या निकालेंगे? वर्तमान आयु। तो 3x धन 5 साल और x धन 5 साल, क्योंकि उम्र साथ साथ बढ़ती है। अगली लाइन में आपके कहा है, ध्यान दीजिएगा, कह रहा कि 10 वर्षों के बाद पिता की आयु अपने पुत्र की आयु की 2 गुनी हो जाएगी। कितने वर्षों बाद? 10 वर्षों बाद। आप लिखेंगे 10 वर्ष बाद, तो भैया यहां लिखोगे 3x धन 10 करोगे तो 10 5 15, और x धन 10 5 15 हो जाएंगे। पिता की आयु पुत्र के आयु की 2 गुनी हो जाएगी, यानी 2 गुना के बराबर हो जाएगी। अब देखो यहां 3x है धन 15 है बराबर 2 एकम 2x है धन 15 दूनी 30 है। 2 इधर आके घटेगा, 15 उधर जाके घटेगा, तो x बराबर 30 माइनस 15 बराबर 15 हो जाए। अतः x का मान क्या होने वाला है? 15 सवाल का उत्तर होने वाला है। अब बातें चलते हैं हम सभी लोग अगले प्रश्न की ओर। ये रहा आपका प्रश्न संख्या 17। चलते हैं हम सभी लोग प्रश्न संख्या 18 की ओर। प्रश्न संख्या 18 क्या कहता है? ध्यान दीजिए। देखिए कहता है, इसे तो हम सभी लोग पिछले वीडियो में इसे भी पढ़े हैं, लेकिन यहां पर ही मैं आपको समझा देता हूं, इसे यहीं पर समझ लेते हैं। देखिए कह रहा कि चित्र में ओ वृत्त का केंद्र है, ए बी सी डी एक चक्रीय चतुर्भुज है, यदि कोण ADC 140, ADC बराबर 140, तो कोण BA और C इस कोण का आपको मान जाता है। ये बताओ चक्रीय चतुर्भुज के आमने सामने के कोणों का योगफल 180 अंश होता है। ये 40 है, 140 है, तो ये कितना हो जाएगा? 40। अब ये बताओ कि किसी भी अर्धवृत्त की परिधि में बना कोण समकोण होता है, ये 90 अंश हो जाएगा।
अगर ये 90 है ये 40 है तो ये कितना होगा भैया 50 अंश। सीधा सवाल का उत्तर हो गया। ये बातें समझ गए ना। यही आपको लिख लिख कर बताना होगा कि चक्रीय चतुर्भुज के सम्मुख कोणों का योगफल 180 अंश। अगर ADC बराबर 40 तो ADC प्लस में ABC, मैं लिख देता हूं यार भाई, समझ लो सभी लोग, पेपर में अच्छे से नंबर पा जाओ, बस ये समझ लो। चलो कोण ADC प्लस में कोण ABC बराबर में 180 अंश। इसका मान 140 दिया है तो कोण ABC बराबर 180 माइनस में 140। अब देखो कोण AB और C बराबर में 140 अंश आएगा। क्या आएगा? 40 अंश आने वाला है। ठीक है ना। अब आपको बताना है कि किसी भी त्रिभुज में आप ये देख लो, त्रिभुज में देखो ऐसे दिया है, आप समझो कि ACB प्लस में कोण CAB प्लस में कोण CBA ये बराबर 180 अंश, क्योंकि किसी भी त्रिभुज के तीनों अंतःकोणों का योगफल 180 अंश होता है। ये कितना है आप बताओगे तो 90 अंश है। ये आपका कितना आपने निकाला है तो CAB बराबर जो है निकालना है, ये CAB बराबर कितना निकालना है CAB और प्लस CBA आपने निकाल लिया है 40 अंश बराबर 180। अब देखो 9 4 13 130 जाके घट गया और यहां पर अब आपको मिल गया क्या, यहां पर मिल गया कोण CAB बराबर में कितना अंश 50 अंश। और यही आपसे पूछा गया था, इसका मान क्या होगा 50। क्या बातें समझ गए? तो जहां तक ना समझ में आए, जहां ना समझ में आए वहां आप पुनः वीडियो को रिवर्स करके पुनः देख सकते हैं। उसके बाद भी ना समझ में आए तो आप कमेंट कर सकते हैं, मैसेज दे सकते हैं कि सर मुझे ये प्रश्न नहीं समझ में आया, तो उस प्रश्न को पुनः फिर से समझाया जाएगा। प्यारे साथियों, आशा करते हैं कि इस वीडियो के माध्यम से आपको पता चल गया होगा कि आपके सेमेस्टर में किस प्रकार से प्रश्न आता है। तो इसी के साथ आप इस वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें, साथ ही साथ बेल आइकन भी दबाएं, जिससे हमारा मनोबल बढ़ता है और साथ ही साथ हमारे अगले वीडियो का नोटिफिकेशन भी आप तक समय से पहुंचता है। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।